अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाजरीन, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही इंसान खौफजदा हो जाता है, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए उन लोगों का जो इन बीमारियों से न सिर्फ नबुर्द आज़मा होते हैं बल्कि कामयाबी के साथ उस फेज़ से गुज़र भी जाते हैं और फिर सेहतयाब भी हो जाते हैं। ऐसी ही बीमारियों में से एक का नाम है कैंसर। और कैंसर में सरवाइव कर जाना और उससे सेहतयाब हो जाना, ये यकीनन अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं है। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वीडियो लिंक के ज़रिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से प्रोफेसर डॉक्टर फ़ायज़ा सलीम साहबा को, जो कैंसर का शिकार हुई और फिर कामयाबी के साथ उसके इलाज के मराहिल से वो गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहतयाबी की तरफ तेज़ी से गामज़न हैं। उन्हें आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि वो हमारे नाजरीन के साथ अपनी कैंसर कहानी शेयर करें और कैसे उन्होंने हौसले के साथ इस सारे फेज़ को गुजारा। इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हम उनसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप को कैंसर के बारे में कब पहली दफ़ा आगाही हुई कि आपको किसी किस्म का कोई हेल्थ का इशू आ रहा है, जो फिर डायग्नोस्टिक के थ्रू फिर आप पे इंकशाफ हुआ कि ये तो कैंसर है? जी, तो पिछले साल 2022 जनवरी में मुझे कुछ महीनों से शायद 2-3 महीनों से एक छोटा सा लंप महसूस हो रहा था, जिसको मैं इग्नोर कर रही थी, कि अच्छा चलो इसको चेक करवा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर एक दिन बस ऐसे ख्याल आया तो चेक करवाने के लिए चली गई और बस फिर कहानी वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि जिनके पास चेक करवाने गई तो उनको लगा कुछ सस्पिशियस है ये, तो उन्होंने मुझे फौरन रेकमेंड किया कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करवा लें। और अल्ट्रासाउंड जहाँ से करवाने गई तो उन्होंने कहा कि आप इसको फौरन चेक करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। तो उन्होंने मुझे शौकत खानम के लिए रिफर कर दिया कि आप वहां चली जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं वहां चली गई अगले दिन। तो लाइक ये 2-3 दिन के अंदर मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला कि क्या हो रहा है। तो 2-3 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ अम, मुझे पता चला। अच्छा, तो डायग्नोसिस में किस स्टेज पे जाके आपको ये इंकशाफ हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? अम, अ, मतलब जैसे मैंने बताया कि वो एक लम्ब था जिस दिन मैं गई हूँ, और उसके दूसरे ही दिन या तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में थी और बायोप्सी के लिए मुझे उन्होंने रिकमेंड कर दिया था। तो तीसरे दिन की बाद से मुझे थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो रहा था कि ये क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं इसको। तो लेकिन कंफर्म ऑफ कोर्स बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हुआ, तब तक मुझे पता नहीं था। मैं इंतजार कर रही थी बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ मुख्तलिफ आए, लेकिन जो कि पॉजिटिव थी, और मुझे तकरीबन एक हफ्ते के बाद फिर कंफर्म हो गया था। अच्छा, जब आपको ये कंफर्म हो गया कि आपके साथ हेल्थ के ये इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके बाद फौरी मतलब आपका अपना रिस्पॉन्स क्या था, आपका रिएक्शन क्या था? दिलचस्प बात यह है कि बायोप्सी की रिपोर्ट लेने मैं खुद गई थी, क्योंकि मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा था। तो मैं मेडिकल रिकॉर्ड रूम चली गई थी वहां पर कि मुझे रिपोर्ट मिल जाए, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट अभी बहुत देर थी। तो बायोप्सी की रिपोर्ट जब मैंने वहां से कलेक्ट की है, और मैं इतनी मेरा मेडिकल प्रोफेशन मतलब मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट आप पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ आपको समझ आ रही होती है कि ये कुछ इसमें लिखा है कार्सिनोमा और ट्यूमर, और ये सारी जो टर्म्स हैं ये सब नई थी मेरे लिए। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था, उस वक्त मैं खुद वहां अकेली खड़ी हुई थी, और इस मतलब मुझे अंदाजा हो गया था कि ये है। तो वहीं खड़े होके ही मुझे
शायद वो उसी लम्हे ये फैसला लेना था कि मुझे इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसी वक्त श्योर थी, क्लियर थी कि मुझे इसको आगे कैसे लेके जाना है। डॉक्टर साहब, जब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि यू आर ऑन द वे टू कैंसर, तो उसके बाद जब आपको रिपोर्ट से भी आगाही हो गई, तो फिर मतलब आपकी फैमिली का फौरी रिस्पांस क्या था? ज़ाहिर है आप मैरिड हैं, तो आपके हस्बैंड जो हैं उन्होंने इस मामले में कैसे फिर आपका साथ दिया? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट लेने के लिए मैं खुद गई थी अंदर। पार्किंग में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गाड़ी में थे। और सबसे पहली तो मुश्किल यही थी कि मेरे लिए मुश्किल थी कि मैं उनको किस तरह से बताऊं। तो गाड़ी में जाके, क्योंकि मुझे अपने आप को खुद कंपोज रखना था इस सब चीज के लिए कि अगर मैं मजबूत रहूंगी तो बाकी सब लोगों को भी थोड़ा हौसला रहेगा। तो फिर मैंने खुद बताया उनको जाकर। और मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट रही, मेरे हस्बैंड की जो सपोर्ट रही है वो बहुत ज्यादा मजबूत। इस सपोर्ट ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया थ्रू आउट दिस जर्नी। तो आप उन दिनों कोई जॉब वगैरह कर रही थी? जी, मैं पढ़ा रही थी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में, उर्दू का प्रोग्राम ही पढ़ा रही थी, कर रही थी। और अभी हमारा सेमेस्टर शुरू होने वाला था, लाइक 1 या 2 दिन पहले। सेमेस्टर शुरू होने से पहले मेरा ये सारा वो डायग्नोसिस चल रहा था। तो तो मैंने वो प्रोग्राम मतलब सेमेस्टर पढ़ाया इस सब के साथ। हम्म। और सेमेस्टर की टीचिंग के दौरान फिर आपको मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई इस हवाले से? जी, एक्चुअली स्टाफ काफी कोऑपरेटिव था, हमारे कॉलीग्स बहुत कोऑपरेटिव थे। क्योंकि मेरी कीमो फौरन स्टार्ट करने का फैसला किया गया था, क्योंकि एग्रेसिव नेचर थी और स्टेज भी थोड़ी एडवांस थी। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपकी कीमो स्टार्ट हो रही है। तो कीमो अभी मेरे लिए भी नया था, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन सुना है कि इसके अंदर सुना था कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो फिर मैंने अपनी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट कर ली थी और मैं फिर घर से ही पढ़ा रही थी। और जब कीमो स्टार्ट हुई थी फिर उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए। जी, कीमो का सफर सबसे मुश्किल सफर होता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए, हर तरह से, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर। क्योंकि इसके असरात कुछ ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। तो कीमो के दौरान, मतलब पहली कीमो के बाद इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कीमो बढ़ती गई, टाइम गुजरता गया, तो उसके असरात काफी सीवियर किस्म के मेरे ऊपर आते रहे। जी। और जब ये इंटेंसिटी इन असरात की बढ़ गई तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर आपके लिए जॉब कंटिन्यू रखना तो मुश्किल हो गया होगा? जी, एक्चुअली मैंने कोशिश की कि मैं सेमेस्टर कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने सेमेस्टर मुकम्मल अपना करवाया था। मेरी कीमो चल ही रही थी, लाइक पांचवी चौथी 5वीं कीमो तक मैंने किया था और तकरीबन सेमेस्टर पूरा हो गया था। फिर मैंने क्योंकि सर्जरी प्लान थी तो मैंने ब्रेक ली, समर प्रोग्राम के लिए ब्रेक ली कि मुझे पता था कि मैं अब आगे नहीं इसको जारी रख सकूंगी। और जब ब्रेक ली तो, और मेरा प्रोग्राम था कि इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के बाद मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोग्राम खत्म हो गया। तो एक ये थोड़ा इशू भी हमारे साथ पेश आया। अच्छा, कीमो के टोटल कितने सेशंस हुए जो आपको लेना पड़े? 8। और उनमें किसी स्टेज पे आपको ये फील हुआ कि आप की जो उम्मीद है वो टूट जाएगी या आप अपनी होप जो है उसको लूज कर जाएंगी? देखिए, कैंसर का जो सफर है वो रोज आपकी उम्मीद बनती है, रोज टूट सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी उम्मीद नहीं टूटी। कई
मौके ऐसे थे, लेकिन फिर अपने इर्द गिर्द वालों को, अपने घर वालों को देखकर आपके अंदर एक उम्मीद फिर जागती है और आप फिर मजबूत होते हैं। तो ऐसे में आपका जो बेटा है वो उसका कितनी उम्र थी उसकी, बच्चे की? उसकी उम्र थी 3.5 साल। अच्छा, और उसको फिर तब क्या उसको ये एहसास था कि मेरी मम्मा बीमार है? जी, हम लोगों ने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि उसको बताएंगे, कि ताकि उसको जहनी तौर पर वो तैयार हो कि जब हम जा रहे हैं, इतने हॉस्पिटल्स के विजिट्स हैं, इतना आना जाना है, और कोई हमारे पास फैमिली मेंबर आके रह रहा है वहां पर, तो उसको बताना जरूरी था। तो उसको हमने बताया था कि मामा बीमार हैं, मामा को हॉस्पिटल जाना है, और आपके पास कोई आकर रहेगा। तो माशाल्लाह ही एट दैट वेरी यंग एज वो इतना सेंसिबल उसने बिहेव किया है कि वो कभी, मैं जब जाती थी हफ्ते में चाहे 2-2 दफा भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, 3-3 दफा भी, तो उसने कभी जिद नहीं की कि आप क्यों जा रहे हैं या मामा क्यों जा रही हैं, मुझे भी साथ जाना है। तो वो बहुत उसने कामली ये उस साथ दिया है। सबसे ज्यादा मुश्किल शायद बताना, अपने छोटे से बेटे को बताना मेरे लिए मुश्किल था। और ये रियलाइज़ करना भी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मिसहैप होता है तो ऑब्वियसली इंसान अपनी औलाद का सोचता है, तो उसका जी क्या बनेगा? जी। लाइक जाहिर सी बात है कि जो औलाद है वो सबके लिए उतनी ही मोहब्बत होती है और अहमियत होती है। मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको बताना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि शहरियार हमारे पास हमारी शादी के 9 साल के बाद हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो वो थोड़ी सी जो इमोशनल बैगेज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हम्म। अच्छा, तो इस दौरान आपकी जो कंटिन्यूस आपकी जॉब ज़ाहिर है चली गई और आपको प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी, तो वो मैनेज हो गया फैमिली की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से, या आपके हस्बैंड को भी जॉब छोड़ना पड़ी आपको लुक आफ्टर करने के लिए? मेरे हस्बैंड को जॉब छोड़ना पड़ी क्योंकि फुल टाइम वही मेरा ख्याल रख रहे थे। तो वो मेरे जो प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर वही थे, मेरा ख्याल रखने वाले, घर पे बेटे को भी देखने वाले। फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट थी हमारी। वो लोग आते थे मतलब कि घर पे रहने के लिए, बेटे के पास रहने के लिए, लेकिन ज्यादा जो चीजों का ख्याल कर रहे थे वो मेरे हस्बैंड थे। तो वैसे हम लोग जब लाहौर मूव हो गए थे मेरी जॉब के सिलसिले में, तो मेरे हस्बैंड ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे अपना। लेकिन साथ ही ये हम लोग इस मरहले से हमें गुजरना पड़ा, तो उनको चीजों को छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो नॉर्मली ये जब लोगों पे वक्त आता है कुछ मुश्किल का या आजमाइश का, तो वो हौसला हार जाते हैं, या जो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स या कपल्स हैं, वो सम टाइम्स एक दूसरे के साथ उस तरह से कोऑपरेटिव नहीं रहते। वो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मुसीबत हम पे आ गई। तो ऐसी कोई फीलिंग कभी आई आप लोगों पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस किस्म का कोई मामला हमारे बीच में नहीं आया, बल्कि पहले की निस्बत ज्यादा सपोर्ट बढ़ गई। और मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं या सिंसियर हैं, तो मुश्किल वक्त में ही आपका पता चलता है कि वो जज्बा कितना सच्चा है। अच्छा, तो मीनवाइल जब आपकी रिकवरी का फेज आया, तो इस पूरे अरसे में, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग द डायग्नोसिस प्रोसेस, और जहां आपको लगा कि अब आप उस फेज से निकल गई हैं, यानी वो क्रूशल जो टाइम है वो गुजर गया है, तो ये टोटल टाइम स्पेन कितना है? ऑलमोस्ट 10 months, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। मेरी जो रेडिएशंस थी वो अक्टूबर में खत्म हुई है। अच्छा, आपकी जो पीएचडी है वो तो लिंग्विस्टिक्स में है, आपने मास्टर्स भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया, फिर आपका एमफिल जो है वो लिंग्विस्टिक्स में है, और उसके बाद फिर आपने पीएचडी भी लिंग्विस्टिक्स में की। लेकिन आप विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी में उर्दू का सब्जेक्ट क्यों टीच कर रही हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है, और हर कोई मेरे से ये सवाल पूछता है कि बल्कि आपने इससे इंग्लिश। पहले
बल्कि इससे पहले आपने लाहौर में लम्स के अंदर भी यही सब्जेक्ट टीच किया है। जी, और उससे पहले मैंने बर्कली उर्दू लैंग्वेज प्रोग्राम में भी उर्दू ही पढ़ाया है। और असल में मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला था 2013 में। और ये स्कॉलरशिप एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंटशिप, इसको कहते हैं FLTA। और ये मिलता है टीचर्स को, अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर्स को अपनी नेटिव जबान पढ़ाने के लिए अमेरिका में। तो उसके लिए आपको आपको आपकी डिग्री होना जरूरी है, टीचिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है, और आपकी नेटिव लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो वहां से मेरा ये सफर एक किस्म का शुरू हुआ 2013 से, जब मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिला और मैं वहां पर उर्दू पढ़ाने गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ी कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उर्दू भी पढ़ाई जाती है, अमेरिका में पढ़ाई जाती है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उर्दू पढ़ाई कैसे जाती है, क्योंकि हम तो एज अ नेटिव स्पीकर्स हमें तो हमने उर्दू वैसे नहीं सीखी। तो जब फिर ये पढ़ाना शुरू किया तो फिर ये इसमें मेरी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ी और मौके भी मिले। तो इसलिए मेरा ये करियर चेंज हुआ यहाँ से। अच्छा, वर्जीनिया में आप क्या टीच करती रही? वर्जीनिया में भी मैंने उर्दू लैंग्वेज ही पढ़ाई है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप था लैंग्वेज टीचिंग के लिए, और आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज पढ़ानी होती है, तो इसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, बीमारी से जब आप सरवाइव कर गई तो उसके बाद फिर आपने अगेन पाकिस्तान में दोबारा जॉब की या आप डायरेक्टली विस्कॉन्सिन आ गई? नहीं, मैंने पाकिस्तान में दोबारा जॉब नहीं की, क्योंकि अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। एक तो ये कि मतलब अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरा ये कि कोई खास अभी इस तरह की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली नहीं वहां पर। यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैं अपनी इस सारे जो ट्रीटमेंट का ट्रॉमा है उससे थोड़ा भागना चाहती थी, थोड़ा निकलना चाहती थी। लाइक मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ जगह पे जाना चाह रही थी, और मुख्तलिफ रूटीन में जाना चाह रही थी, और देखना चाह रही थी कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। अब मतलब मैं अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ अप्लाई किया, और बाय चांस मुझे मिल भी गया समर प्रोग्राम। तो अच्छा, हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताइए कि अमेरिका में उर्दू कौन लोग सीखते हैं? क्या यहाँ पे जो एशियंस हैं ये कोर्स वही लोग लेते हैं, या वहाँ के जो लोकल अमेरिकन्स हैं वो भी इस कोर्स में, या जो अदर जो सोसाइटीज़ हैं या कम्युनिटीज़ के लोग जो यहाँ आके अमेरिका में बसते हैं, क्या इस कोर्स में वो लोग भी एडमिशन्स लेते हैं? जी बिल्कुल, उर्दू प्रोग्राम या कोई भी लैंग्वेज प्रोग्राम्स यहाँ पर सभी लोग लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उर्दू सिर्फ वही लोग सीखते हैं जो हेरिटेज हैं या जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उर्दू से जुड़ा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जिनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड या उनकी फ्यूचर रिसर्च इंटरेस्ट साउथ एशिया या साउथ एशियन स्टडीज में है, या किसी भी तरह से उनको तहकीक करनी है जिसमें उनको उर्दू जबान का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकता है, तो वो लोग उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं। और मतलब रेशो में अगर देखा जाए तो बराबर है। लाइक हेरिटेज स्टूडेंट्स भी होते हैं यहाँ पर जो जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पाकिस्तान या इंडिया से जुड़ा है, या साउथ एशिया से जुड़ा है। और अमेरिकन स्टूडेंट्स भी हैं जो लाइक जिनका कोई ताल्लुक नहीं है साउथ एशियन से। अच्छा, जैसे हम लोग उर्दू स्पीकिंग हैं तो हमें इंग्लिश सीखना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो सेम लाइक टीचिंग भी एक आर्ट है। तो आप जिन स्टूडेंट्स को उर्दू सिखाना चाह रही हैं उनकी अक्सरियत पहले से उर्दू नहीं जानती, तो क्या दूसरी जो लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको उर्दू सिखाना थोड़ा मुश्किल आर्ट है? टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। टीचिंग तो लैंग्वेज टीचिंग की जैसे कोई भी और लैंग्वेज पढ़ाना है वैसे ही उर्दू पढ़ाना है। लेकिन इसके लिए जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पहले मैंने खुद सीखा कि उर्दू पढ़ाई कैसे जाती है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि उर्दू को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। लाइक
पहले साल अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब मेरे से स्टूडेंट्स सवाल करते थे तो मुझे वो सवाल भी समझ नहीं आते थे कि ये क्या पूछ रहे हैं, लाइक इसमें ने क्यों इस्तेमाल हो रहा है। हमने खाना खाया और हम सोए तो दोनों में एक में ने है एक में ने नहीं है। तो ये पहले साल मुझे खुद पता नहीं था कि ये क्यों है और कैसे है और ये क्या पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो लैंग्वेज टीचिंग किसी भी जबान की जिस तरह उसको लेके जाया जा सकता है, लेकिन जब आपको एक दफा पता है सब चीज का तो आप इंजॉय करते हो। तो आपको और ये बहुत टीचिंग से रिवार्डिंग पहले, है जब स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और फिर वो उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आप जब उनकी प्रोग्रेस देख सकते हैं तो बहुत रिवार्डिंग है। ठीक है, यहाँ हम एक ब्रेक लेने लगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी डॉक्टर फ़ायदा सलीम, ये बताइएगा कि कीमो जो है उसके बारे में तो ये तस्वुर है कि ये को बहुत हॉरिबल सा, जैसे एक हॉरर ड्रीम है फॉर अ पेशेंट। तो उसमें तो बहुत तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो आपने जो पहले बताया ब्रेक से पहले हमें, वो तो ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं था और आप बड़े सुकून से इस प्रोसेस से गुजर गई हैं। उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगी हमारे नाज़रीन के लिए? जी जरूर। जी बिल्कुल। मेरा मतलब मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं इसकी जो पेन है उसको किसी भी सूरत कम करूं किसी के लिए भी। कीमो के हवाले से मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि जो इसकी जो मुश्किलात हैं उससे इनकार कर सकूं, या बल्कि मैं तस्लीम करना चाहूंगी कि ये वाकई एक मुश्किल सफर है। जिस्मानी तौर पे आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें बालों का चले जाना एक अहम हिस्सा है इसका। आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, आप किसी भी इन्फेक्शन को बहुत आसानी से मतलब आपकी बॉडी पकड़ सकती है, और जो फिर जिसको जाने में ट्रीट करने में बहुत वक्त लग सकता है। अल्सर्स होना, मुंह के अल्सर होना बहुत आम है, डायरिया, वॉमिटिंग। तो हर बॉडी पे कीमो का असर मुख्तलिफ ही होता है। जरूरी नहीं सबको सब सिम्टम्स हों, सब मुश्किलात हों, लेकिन आम तौर पे ये हैं और रही हैं ये मेरे साथ। फिर आपके ब्लड काउंट्स बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके लिए आपको फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इमरजेंसी के चक्कर लगते हैं। जैसे मुझे प्लाज्मा भी लगा और ब्लड मतलब रेड ब्लड सेल्स भी मुझे लगवाने पड़े क्योंकि वो काफी डाउन हो गए थे। तो जी हाँ। तो इसमें जो इसका आपका इम्यूनिटी लेवल जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या बाकी जो मल्टीपल इसके इफेक्ट्स हैं उनसे लड़ने के लिए, क्या आपको स्पेशल कोई डाइट लेना होती है? एज सच अगर मैं कहूँ स्पेशल कोई डाइट नहीं लेनी होती, बस आपको ये है कि अनहेल्दी डाइट से थोड़ा परहेज करना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई इन्फेक्शन आप नहीं लेना चाहते कि आपको इन्फेक्शन लेना। ऐसा डॉक्टर ने मुझे किसी चीज से मना नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि आप सफाई का बहुत ख्याल रखें और हेल्दी खाना खाएं, सादा खाना खाएं, और मसाले वगैरह और मिर्चें वगैरह वो मतलब ना खाएं। क्योंकि मैंने एक दफा थोड़ा सा मसाले वाला ही खाना खाया था तो मुझे उसका बहुत लॉन्ग टर्म उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा था, मुंह के अल्सर और ये वो सब कुछ हो गए थे। तो बाल, जब आपको बालों की कुर्बानी देना पड़ी, ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है जब आपको ये मालूम हुआ कि कीमो के लिए जाना है और मुझे अपने बाल कुर्बान करने पड़ेंगे, तो उन फीलिंग्स को फिर आपने कैसे डील किया? या बखुशी आप खुद कहीं पार्लर और आपने जाके बाल अपने उतरवा दिए? मैं बिल्कुल ऐसे ही किया। मैंने कीमो शुरू होने से पहले मैंने अपना बिल्कुल शॉर्ट हेयर कट करा लिया था, क्योंकि मुझे पता था बाल जाने हैं। इसको एक्सेप्ट तो करना है और इसको आगे भी लेकर चलना है एक पॉजिटिव और मस्बत अंदाज में।
तो कीमो स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही मैंने पार्लर की अपॉइंटमेंट ली और अपना शॉर्ट हेयर कट करा, जो शायद मैं जिंदगी में कभी भी ना कराती। तो मैंने सोचा बाल तो जाना ही है, तो क्यों ना एक ट्राई भी किया जाए नया हेयर कट। तो वो करवा लिया। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जब पहली कीमो के बाद बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक पेनफुल मौका होता है कि आपको जब रोज बाल उतरते देख रहे हो और आपको एक मुश्किल इस चीज को एक्सेप्ट करना होता है। तो उसका हल यही था कि मैंने एक दिन वन फाइन मॉर्निंग मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पूरा बाल अपने हेड शेव कराना है, क्योंकि ये रोज का ट्रॉमा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और यकीन जानिए उसके बाद मैं बहुत सुकून में आ गई। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस पूरे प्रोसेस में जो फैमिली मेम्बर्स मिलने के लिए आते हैं, दोस्त अहबाब मिलने के लिए आते हैं, या जो लोग भी तीमारदारी के लिए आते हैं, तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव वाइब्स थी, कोई हौसला अफजा होता था, या जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लोग मरीज को पूछने जाते हैं तो उसको मजीद डिप्रेशन में डाल देते हैं, या हॉस्पिटल में जब आपका जाना आना होता था तो वहाँ के जो अटेंडेंट होते थे या रूटीन में लोगों का रवैया कैसा था? यानी वो आपको उम्मीद दिलाते थे या मायूसी फैलाते थे? मैं कहूंगी कि मुझे ये खुशकिस्मती से मुझे ऐसे ही फैमिली मेंबर्स मिले जो मुझे उम्मीद ही दिलाते थे और हमेशा मेरा हौसला बुलंद रखते थे। और इसकी एक वजह ये भी थी कि शायद मैं उनको मौका भी नहीं देती थी कि वो परेशान हो और फिर मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि फिर हमें डबल चीजों को हैंडल करना पड़ जाता कि एक तो कोई अगर आ रहा है और रो रहा है आपके सामने और परेशान हो रहा है, और तो आपका अपना मसला पीछे रह जाता है और आप दूसरों को संभालने में लग जाते हैं। तो शुरू से ही मुझे पता नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ऐसे ही था कि मुझे यही रास्ता मैंने चुना कि मुझे इसको इस तरह नहीं लेकर जाना कि किस परेशानी हो सबको। अच्छा, आपका YouTube चैनल देखें तो लगता है कि आपने उस सारे फेस को बड़ा एंजॉय किया, और आपसे इंटरव्यू करने का पर्पस भी यही था कि आपके शॉर्ट्स को या रील्स को या वीडियोस को चेक करें तो ऐसे लगता है जैसे आप उस फेस को एंजॉय कर रही हैं। तो मतलब रियली क्या ऐसा ही था? एंजॉय लफ्ज शायद इसके लिए मुनासिब नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई भी इंजॉय नहीं करना चाहता इस चीज को, लेकिन हाँ उसके लिए उसके इस किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना उसकी तकलीफ को या उसकी मुश्किलात को थोड़ा कम कर सकता है मेरे ख्याल में। और यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हम किस तरह से हम किसी भी मुश्किल को हम आगे लेके चल सकते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और वो अगर हमारे पास दो रास्ते हैं, गुजरना तो है ही, या रो के गुजर लें या हंस के गुजर लें, और उम्मीद के साथ और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ अगर हम कोई भी सफर करें तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो और जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था तो मैंने सर्च किया बहुत चीजें इधर उधर, तो मुझे ऐसी कोई भी लोकल वीडियोस नहीं मिली या इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं रिलेट कर सकूं। देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक वीडियोस वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल लेवल पे तो बहुत सारी थी कैंसर के हवाले से अवेयरनेस की, तो लेकिन मुझे पाकिस्तान में अपने लोगों की कोई ऐसी मालूमाती वीडियोस नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना तजर्बा शेयर करूं सबके साथ, और अगर किसी को कोई मदद चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, तो मैं उसको दे सकूं, क्योंकि मुझे ये सपोर्ट इस तरह से नहीं मिली जब मैंने कोशिश की कि मुझे कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिले। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट समटाइम्स डॉक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि डॉक्टर जो भी प्रोसेस कर रहे होते हैं और जो भी मेडिसिन दे रहे होते हैं और जो भी उसका आप कह लेंगे ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पेशेंट जो है वो उसको नेट के थ्रू उस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से हासिल कर लेता है, और समटाइम जब डॉक्टर के पास वो मुलाकात के लिए जाता है
तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स अगर डॉक्टर से आप कोई चीज़ डिस्कस करें तो वो जवाबन लवाहिकीन से ये सवाल करते हैं कि आप भी डॉक्टर हैं। तो ऐसी कोई फीलिंग आपके साथ रही कि आपके साथ जो कुछ चल रहा था आप उसको पहले से स्टडी करती थी और फिर बाद में डॉक्टर्स के साथ आप उसको डिस्कस करते थे, तो वो पॉजिटिव रहा या उसमें आपको लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा समझ गई हूँ बीमारी को, तो शायद इतना नहीं समझ, पेशेंट को इतनी समझ नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था। और मैं हर चीज को अभी डायग्नोसिस कंफर्म भी नहीं हुआ था और मैं चीजें देखना शुरू कर दी थी मैंने। और हर तरह से मैं अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखना चाहती थी और तैयार रखना चाहती थी हर चीज के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही था, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं उनसे डिस्कस करती थी हर चीज। और जब वो जो चीज वो मुझे बताते थे तो वो मैं आके उसको जरूर देखती थी। और अपनी जो मेरी बहन है वो भी डॉक्टर हैं और बहनोई डॉक्टर हैं, उनसे भी डिस्कस करती थी। तो मेरे ख्याल में पेशेंट को एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट होना जरूरी है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आपको पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि आपको एटलीस्ट एक हद तक पता हो। हाँ, आप गूगल के ऊपर हर चीज उस गूगल की हर चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप ताकि सवाल कर सकें, अपने डॉक्टर से पूछ सकें, हर तरह के पहलू पर बात कर सकें। अच्छा, आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया उसके थ्रू आप चाहती हैं कि आगाही जो है वो दी जाए लोगों को, पेशेंट्स को, और वहाँ से लोग पॉजिटिविटी लें और वो जीने का हौसला लें। तो उस पे आप रेगुलर अपने कुछ लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर रही हैं? मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं उसके ऊपर रेगुलरली अपलोड करूं अपने सारे तजर्बे को। लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से, कुछ तबीयत की वजह से मैं उसको इतना रेगुलर कर नहीं पाई जितना मैं उसको करना चाहती थी। लेकिन अभी उम्मीद है कि मैं उसको शायद आगे लेके चलूंगी, मजीद उसमें डालूंगी। और अभी आपकी जो रिकवरी फेस है इसमें मजीद कितना अरसा है जो आपको अंडर ट्रीटमेंट या अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है, या अब ये ज़िंदगी भर कोई ना कोई एक आध मेडिसिन आपके साथ चलेगी? जी, वैसे तो अभी मेरा जो हार्मोनल थेरेपी चल रही है जिसमें मुझे हर तीसरे हफ्ते एक इंजेक्शन लगता है हेर्सेप्टिन के नाम से। तो वो मुझे हॉस्पिटल से ही लगवाना होता है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो वो उसका ब्रेक लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं बहुत शदीद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बस यहाँ से निकलूं। तो मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा आप ब्रेक ले सकते हैं। तो इसके अलावा 5 साल के लिए एक मेडिसिन उन्होंने दी है जो चलेगी अभी। अच्छा, तो वो जो इंजेक्शन आपने आफ्टर एवरी 3 वीक्स लगवाना है, तो उसमें अमेरिका आके आपने ब्रेक ले लिया, तो क्या ये एडवाइजेबल नहीं था डॉक्टर साहब की तरफ से कि आप यही इंजेक्शन जो है इसको अमेरिका में आप कंटिन्यू कर लें, क्योंकि यहाँ आपका स्टे थोड़ा लंबा भी तो हो सकता है ना? जी, ये ऑप्शन भी हमने डिस्कस की थी कि अगर हम इसको वहां से मतलब मैं ले लूं इंजेक्शन। तो अगर लेकिन यहाँ पर मुझे क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट पाकिस्तान से चल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक इंजेक्शन लेना एक इतना आसान नहीं है। लाइक आपको कोई भी, क्योंकि मेडिकल सिस्टम ऐसा है कि ऐसे नहीं आप जाएं और कहीं, ये ओवर द काउंटर इंजेक्शन नहीं है कि आप जाएं और मुझे ये इंजेक्शन दे दें तो वो दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि मैं वापस आके इसको जारी रखूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट अपनी ली है और उम्मीद है मैं उनसे डिस्कस करूंगी। तो अगर यहाँ भी पॉसिबिलिटी हुई तो मैं इंजेक्शन यहाँ ले लूंगी। सही। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे अमेरिका में आप ज़ाहिर टीचिंग करने के लिए आई हैं और पाकिस्तान में भी आपने ऑलरेडी लम्स में टीच किया है। दोनों जगह पे टीचिंग मैकेनिज्म का, मेथडोलॉजी का, या ओवरऑल एक जो टीचिंग एटीट्यूड है या स्टूडेंट्स के एंड पे जो लर्निंग है उसमें कितना यानी चैलेंजिंग है यहाँ? यहाँ बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है। बाकी जो लर्निंग स्टूडेंट्स की तरफ से मैं अगर कहूँ या दूसरे एंड से अगर मैं बात करना चाहूँ तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में उर्दू के हवाले से उसको इस तरह से नहीं लिया जाता जितना
दूसरे मुल्कों में लिया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका में उर्दू की अहमियत या किसी भी जबान की अहमियत, तो जबान की अहमियत को जितना यहाँ लोग समझते हैं और अहमियत देते हैं, हमारे मुल्क में हम अपनी जबान को ही नहीं देते। तो ये एक अलमिया है और बदकिस्मती की बात है। लेकिन यहाँ आके खुशी होती है कि जबान, और हमें खुद भी फख्र महसूस होता है कि वाकई हम अगर एक अपनी जबान को पढ़ा रहे हैं और तरवीज और तरक्की में काम कर रहे हैं, तो ये एक फख्र की बात है। अच्छा, टीचिंग एस्पेक्ट है क्या? आपने टीचिंग नहीं बताई कि टीचिंग ज़्यादा चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या नहीं? टीचिंग बहुत ही अगर मैं कहूँ लैंग्वेज टीचिंग, तो लैंग्वेज टीचिंग यहाँ बहुत आसान है, क्योंकि एनवायरनमेंट फर्क है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप फर्क है यहाँ पर। यहाँ आप आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो फर्क है, तो काफी चीजें हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं काफी चीजें, और मतलब आसान है। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट को ये राइट है कि वो टीचर को ग्रेड करे या उसको एवेल्यूएट करे या उसके बारे में अपनी एवेल्यूशन दे कि हमारा टीचर कैसा है? बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जैसे अभी मैं प्रोग्राम पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ 2 दफा एवेल्युएशन होती है, एक मिड टर्म एवेल्युएशन और एक फाइनल एवेल्युएशन। तो यहाँ स्टूडेंट्स के पास खैर ज्यादा राइट्स हैं कि टीचर्स को एवेल्युएट करने के लिए, टीचिंग स्टाइल को एवेल्युएट करने के लिए, और यहाँ स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ टीचर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। और जी, यहाँ सेंटर जो है ना टीचिंग और लर्निंग का, वो स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव हैं वहाँ पे, यानी जिस तरह से आप उनको टफ टाइम देते हैं या असाइनमेंट्स देते हैं या टाइमलाइंस होती हैं, तो उसी तरह से वो फिलफुल होती हैं? जी, बहुत डेडिकेटेड हैं। अब तक मुझे जितने भी स्टूडेंट्स मिले, माशाल्लाह वो बहुत डेडिकेटेड हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और जब आप उनको देखते हैं तो आप फख्र महसूस करते हैं कि ये तरीका है पढ़ने का। क्योंकि मैं अगर अपनी मिसाल लेती हूँ कि अंग्रेजी सीखते सीखते एक जमाना गुजर गया, इतनी उम्र हो गई और उस लेवल तक अभी तक अंग्रेजी नहीं सीख सके, जो ये बच्चे 3-3 साल में बड़े अच्छा एक लेवल पे आ जाते हैं किसी भी जबान में। अच्छा, ये जो लिबर्टी है स्टूडेंट्स के पास कि वो टीचर को एवेल्यूएट करें या उसके बारे में अपनी कोई ओपिनियन दें या अपने कमेंट्स दें, ये लिबर्टी मतलब टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए ठीक है? जी बिल्कुल। मिसयूज भी होता है? नहीं, मिसयूज पता नहीं, वो मतलब मेरे तजर्बे में तो शायद कोई मिसयूज नहीं होता इसका। लेकिन मेरा ख्याल है कि एवेल्युएशन हर इंसान के लिए जरूरी है, सेल्फ चेक और सेल्फ एवेल्युएशन भी, और ताकि आपको पता चलता है कि आप कहाँ किन किन एरियाज में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कि ये बेहतर बनाती है चीजों को। अच्छा, कोई टीचर अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करता हो और बहुत टफ टाइम देता हो स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स मिलके ये प्लान कर लें कि इस टीचर के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है, तो इज़ इट पॉसिबल, या एक सिस्टम भी अलग से काम कर रहा होता है जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, डीन की सतह पे या यूनिवर्सिटी ऑफिस के लेवल पे वो आपको अलग से भी ऑब्जर्व कर रहा होता है? दोनों तरह से ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, और आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट गैंग बन जाए। और पाकिस्तान में चूंकि होता है, और मैं खुद भी यूनिवर्सिटीज के सिस्टम में रहा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे अंदाजा है कि बच्चे मिलके प्लान कर लेते हैं फलां टीचर से नहीं पढ़ना, तो फिर बस फिर नहीं पढ़ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ तकरीबन जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज ले रहे होते हैं। थोड़ा सा हमारे से यहाँ फर्क ऐसे है कि हम जो एक जमात में लोग होते हैं वही सारे कोर्सेज ले रहे होते हैं। तो यहाँ अगर एक क्लास में 4 बच्चे उर्दू सीख रहे हैं, तो वो अपनी अपनी बाकी जिंदगी में बाकी शोबों में, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई साउथ एशियन स्टडीज का स्टूडेंट है, कोई कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है, कोई पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, तो वो इस एक क्लास में यहाँ मिल रहे हैं। तो ऐसा उस तरह का कोई गैंग बनाना या कोई इस तरह की जैसे
वो करना वो इतना आम नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हम चूंकि प्रोग्राम के ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं, तो आप एज ए पेशेंट क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जिन्हें कैंसर इस वक्त तक डायग्नोज हो चुका है, या जो इसके ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या उनकी फैमिलीज़ को, उनके लवाहिकीन को आप कोई एक ऐसा पैगाम दें जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं? मेरे ख्याल में तो कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि यकीनन ये बहुत मुश्किल सफर है, और इसकी जो 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 पेन है, जो तकलीफ है, वो सिर्फ वो ही समझ सकता है जो उससे गुजर रहा है। जो इसका ट्रॉमा है वो वही समझ सकता है जो उससे गुजर रहा है। लेकिन उसको अगर आप एक मजबूत दिल के साथ और एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे लेकर चलेंगे, तो ये आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए ही आसान होगा। उसमें बेहतरी करेगा, बेहतरी करने में ये आपकी मदद करेगा। तो कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं यही एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको हिम्मत से आगे चलना है, और ये सोच के चलना है कि लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। तो आपको इससे हर हाल में लड़ना है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ायज़ा सलीम। नाज़रीन, डॉक्टर फ़ायज़ा सलीम आज हमारे साथ मौजूद थी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन अमेरिका से, जो कैंसर के साथ जंग करने में मसरूफ़ हैं, और उन्होंने बहुत ही हिम्मत और हौसले से बीमारी का फेज़ गुजारा है। और अभी उन्हें ये मालूम है कि अगले 5 साल तक उन्हें मुसलसल ट्रीटमेंट और कंटिन्यूस जो चेकअप है, मुतवातर और मुसलसल जो चेकअप है, उसके मरहले से गुजरते रहना होगा। तो कैंसर के जो मरीज़ हैं वो बहुत ही हिम्मत और हौसले से इससे अपनी जंग लड़ सकते हैं, और मरीज़ों के लवाहिकीन जो हैं वो अगर उनके लिए सपोर्टिव हों और उनको हिम्मत और हौसला दें, तो ज़िंदगी की इस दौड़ में वो फिर से वापस लौट सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।